नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। आज हम आपके लेके आए हैं द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं वर्तमान पूर्ण काल। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। बेल आइकन और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहने वाला है टेंस। टेंस में द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे हिंदी में हम वर्तमान पूर्ण काल बुलाते हैं। अगर आपने हमारी द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की वीडियो अभी तक नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। तो करते हैं फ्रेंड्स स्टार्ट। टेंस का नाम है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे वर्तमान पूर्ण काल के नाम से हम जानते हैं। टेंस, द फॉर्म ऑफ ए वर्ब that indicates the time when an action or event। हिंदी में इसे हम इजी लैंग्वेज में कहते हैं काल, जो समय की घटना को दर्शाए। टेंस का मीन्स होता है काल। ठीक है फ्रेंड्स, काल उस टाइम की बात को दर्शाए कि इस टाइम पर क्या घटना घटित हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचान। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान रहेगी अंत में चुका है, चुका है, या लिया है की अब आ जाएगी, या लिया है की आवाज आएगी, लिया है कि आवाज आएगी, आएगी। अगर आप नॉर्मल भाषा में से ऐसे बता सकते हो। अगर कोई आपको इससे पूरा एक्सप्लेन करने के लिए बोले तो आप कहोगे चुका है, चुकी है, चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, वह खाना खा चुकी है, खा चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी हमारी आइडेंटिफिकेशन भी हो गई है। पढ़ते हैं, चुका है या लिया है कि अब आ जाएगी अंत में, यानी कि एट लास्ट में। चुका है, चुकी है, चुके हैं। अगर आपको कोई पूरे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए बोले तो आप बोलोगे चुका है, चुकी है, चुके हैं। उदाहरण के लिए, यानी कि फॉर एग्जाम्पल, वह खाना खा चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, वह खाना खा चुकी है, तुमने खाना खा लिया, या फिर वह किताब पढ़ चुका है, वह किताब पढ़ चुका है, चुका है। तो आगे करते हैं फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं हम इसके रूल पे। किस पर? रूल है इसका सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले आप देख लो सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, interrogative, interrogative sentences। रूल में आपको पहले इन तीनों के बाद को हिंदी में क्या कहते हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य।
साधारण वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। सिंपल को साधारण वाक्य, नेगेटिव को नकारात्मक वाक्य और इंटरोगेटिव को प्रश्नवाचक वाक्य। इसका मतलब चिन्ह क्या है इंटरोगेटिव का? इंटरोगेटिव की एक तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक इसकी पहचान है कि इसके पीछे क्वेश्चन मार्क मिलेगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम करते हैं इसका रूल यानी कि इसे हम इस सेंटेंस को हम सेट कैसे करेंगे, इसे बनाएंगे कैसे। रूल यही होता है। सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए इसका रूल है, सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए रूल। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। प्लस हैज या हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या हमारी हैज या हैव, यानी कि सहायक क्रिया हमारी है हैज या हैव। प्लस क्या आएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि क्रिया का तीसरा रूप यानी कि तीसरा यानी कि थर्ड जो इसका रूप है वो ऑब्जेक्ट कॉलम प्लस फुल स्टॉप। इसमें हिंदी में होगा पूर्ण विराम, इंग्लिश में होगा फुल स्टॉप। तो करते हैं फ्रेंड्स, आप सिंपल सेंटेंस को बनाने का रूल समझ गए। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस क्रिया का तीसरा रूप प्लस कर्म प्लस पूर्ण विराम। ओके फ्रेंड्स, हमने सिंपल सेंटेंस का रूल देख लिया। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का रूल। नेगेटिव सेंटेंस का रूल है हमारा को बनाने का रूल। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं नकारात्मक वाक्य कैसे बनेगा। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता प्लस हैज या हैव कहाँ लगेगा, कौन सा किसके साथ लगेगा, हम ये आगे पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट समझ में आ जाए। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस अब आज नकारात्मक वाक्य तो नोट लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना नकारात्मक वाक्य नहीं बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नोट आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव वाक्य का रूल। थर्ड है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल को बनाने का रूल। इसे बनाने का रूल देखेंगे हम। तो सिंपल सेंटेंस में कुछ ज़्यादा चेंज। सिंपल सेंटेंस तो आपको समझ में आ गया।
और नेगेटिव में नोट लग जाएगा हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में। अब आ जाते हैं हम इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा सा ही चेंज है। बस पहले इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट, पहले सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट डाल, लेकिन इसमें आ जाएगा पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या हैज, सॉरी फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ गया आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल? एनी डाउट? चलते हैं आगे। अब यूज ऑफ हैज या हैव का रूल देखेंगे हम। यूज ऑफ हैज या हैव, हैज का यूज कहाँ हुआ, हैव का यूज कहाँ होगा? तो फ्रेंड्स ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज का यूज होगा। हैज हमारा ये सिंगुलर नाउन, क्या सिंगुलर मीन्स होता है, मीन्स एक वचन, ठीक है। एक वचन जैसे ही, शी, इट, दिस, ठीक है फ्रेंड्स, और दैट एंड सिंगुलर नाउन। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। ही, शी, इट, दिस, दैट एंड सिंगुलर नाउन, यानी कि एक वचन संज्ञाओं के साथ ही, शी, इट, दिस, दैट, इन्हें याद करने की हमने एक ट्रिक भी बताई थी द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जो हम अब रिपीट करेंगे। जैसे इसमें ही, शी, इट, दिस को आप एक बार छोड़ो, आप दैट को, दिस को आप अकेले याद करना पड़ेगा आपको ही, शी, इट और दैट को याद करने का तरीका बताते हैं। ही, शी हम ऐसे नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे अब ऐसे ही, एश आई टी, ही शीट दैट, ही शीट दैट, याद हो गया। शीट में शी भी आ गया और इट भी आ गया, शी प्लस इट, ठीक है फ्रेंड्स, ही शीट दैट। या फिर आप काउंटिंग में भी याद कर सकते हो, इसमें 2 लेटर है, इसमें 3 लेटर है, इसमें 2 लेटर है, इसमें 4 लेटर है, इसमें 4 लेटर है, तो काउंटिंग में आप इसे याद करोगे 2 3 2 4 4, ठीक है फ्रेंड्स। इन सिंगुलर नाउन जैसे ही, शी, इट, दिस, दैट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हैज का यूज होगा, हैज का यूज होगा, हैज का यूज होगा क्योंकि ये सिंगुलर है। हैज सिंगुलर के साथ यूज होगा, आप इस बात का ध्यान रखना। अब प्लूरल के साथ क्या या यूज होगा वो भी देखते हैं। प्लूरल मीन्स बहुवचन, बहुवचन जैसे आई, वी, यू, दे, these, those and plural नाउन के साथ बचा क्या हमारे पास, हैज सिंगुलर के साथ बचा हैव का यूज होगा,
ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए? एनी डाउट? ओके, तो अब हम चलते हैं आगे। आप सीख गए होगे हैज़ और हैव का यूज़। ठीक है, अब हम एक दो सेंटेंसेस करेंगे जो इनसे रिलेट करते हैं, और इसके बाद हम इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर होगा हम ये भी सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आ जाते हैं, हम एक सेंटेंस करेंगे, वह किताब पढ़ चुका है। वह किताब पढ़ चुका है। अब आपको रूल की जरूरत पड़ेगी। रूल के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए आपको रूल याद होना चाहिए। सेंटेंस किसके कौन से सिंगुलर या प्लूरल के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, ट्रांसलेट करना, ये आपको आनी चाहिए। इसके बिना आप सेंटेंस नहीं कर पाओगे, और वर्ब का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। तो हम बनाएंगे सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंसेस, साधारण वाक्य। ही, वह का मतलब होता है ही क्या है? सिंगुलर है तो हैज। ही हैज। रूल क्या था हमारा? सब्जेक्ट प्लस हैज या है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे। सब्जेक्ट क्या हमारा? ही, हमने ही लिख दिया। सिंगुलर है तो हैज लिख दिया हमने। वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ चुका है को हम बोलेंगे रीड दी बुक। समझ गए? अब हम एक बार इसका रिवीजन फिर से कर लेंगे। सब्जेक्ट है हमारा ही, हैज या है में से सिंगुलर होने के कारण हैज। वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड रेड, इसे हम रेड बोलेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म होने के कारण। प्लस ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? रीड द बुक, बुक को पढ़ना। कर्म कर रहा है वो बुक को पढ़ने का, तो ही हैज रीड द बुक। बस नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब हम नेगेटिव सेंटेंस का रूल देख लो पहले। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही, हैज लगेगा सिंगुलर होने के कारण हैज। नॉट क्या आएगा? नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड दी बुक। ऑब्जेक्ट हमारा रीड दी बुक। ठीक है, ही हैज नॉट रीड दी बुक। उसने पुस्तक नहीं पढ़ी है। उसने पुस्तक नहीं पढ़ी है, उसने अभी तक पुस्तक पढ़ी ही नहीं है। अब बनाएंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम बना रहे हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका रूल होगा प्रश्नवाचक वाक्य का सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, तो आएगा हैज या हैव जो भी है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के बिना ये प्रश्नवाचक वाक्य अधूरा रह जाएगा। तो प्रश्नवाचक वाक्य जरूर लगाना है। तो आ जाएगा हैज है हमारा, क्योंकि सिंगुलर है हैज। सब्जेक्ट ही, वह, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है हमारी? रेड, प्लस ऑब्जेक्ट क्या है? दी बुक, और क्वेश्चन मार्क। हैज ही रेड द बुक? क्या वह पुस्तक पढ़ चुका है? क्या उसने अभी तक वह पुस्तक नहीं पढ़ चुका है? क्या उसने पुस्तक पढ़ ली है? ये हमारे सेंटेंस है। तो अब हम करेंगे यूजेस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यूज
सबसे पहले किसी ऐसे कार्य का वर्णन करने के लिए जो भी अभी पूर्ण हुआ है, तो जैसे हम ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो अभी अभी पूर्ण हुआ है, यानी कि अभी अभी खत्म हुआ है, ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त मीन्स बताने के लिए, व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए जो अभी पूर्ण हुआ है, अब हम चलते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू राइटन ए लेटर, हैव यू रिटन, क्या, हैव यू रिटन दी लेटर, क्या तुम पत्र लिख चुके हो? पत्र अभी अभी लिखा गया है, तो हैव यू रिटन द लेटर, क्या तुम पत्र लिख चुके हो? ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो अभी अभी पूर्ण हुआ है। तो सेकंड यूजर है हमारा, किसी ऐसे कार्य का वर्णन करने के लिए जो भूतकाल से चलकर वर्तमान समय तक जारी हो रहा है। समय की अवधि का वर्णन करने के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। फॉर का प्रयोग समय की अवधि पता न होने पर होगा तथा सिंस का प्रयोग अवधि पता होने पर होगा। इसमें सिंपल सी बात है, सिंस का यूज होगा जब हमें उस समय का पता हो जिस समय ये घटना घटित हुई है। फॉर का यूज होगा जब हमें समय का पता नहीं हो, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जब वह कार्य जो भूतकाल से चलकर अभी जो फ्रेंड्स फिर से किसी ऐसे कार्य का वर्णन करने के लिए जो भूतकाल में चलकर वर्तमान समय तक जारी हो रहा है, अभी तक जारी है। सिंस का यूज होगा जब हमें समय का पता, टाइम, व्हेन वी नो द टाइम। फॉर का यूज जब हमें समय का पता नहीं हो, मतलब हमें कौन से टाइम की बात चल रही है हमें ये नहीं पता, तो फॉर का यूज करोगे आप। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज बीन ए टीचर सिंस 1995। इसमें हमें 1995 का पता है कि हमें समय का पता है, तो सिंस का यूज हुआ, क्योंकि 1995 हमें टाइम दिया गया है, तो सिंस का यूज हुआ। ही हैज बीन ए टीचर सिंस 1995 कि वो समय से टीचर रहे हुए हैं। और फॉर का यूज के लिए हम एक और एग्जांपल करेंगे, तो आई हैव नोन हिम for the last 10 years, last 10 years। इसमें हमें ये तो नहीं पता कि फॉर का यूज यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि कौन से 10 ईयर, हमें ये नहीं पता कौन से 10 ईयर। इसमें हमें पता है डेट दी हुई है, लेकिन इसमें हमें ये नहीं बताइएगा कौन से 10 ईयर की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पे आएगा फॉर का यूज। थर्ड रूल है हमारा इसका, भूतकाल में किसी अनिश्चित समय को घटित होने वाले कार्य का वर्णन करने के लिए जब कार्य के होने समय के बारे में जानते और उनका वर्णन हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन द ताजमहल, आई हैव सीन द ताजमहल, दा पढ़ाएगा क्योंकि ताजमहल एक अजूबा है, महल।
मैं ताजमहल देख चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, रूल है हमारा भूतकाल में किसी अनिश्चित समय कौन, ये ऐसे कैसा है, सिंस का यूज, इसमें सिंस का यूज और फॉर का यूज नहीं होगा, बस इसमें हमें पता नहीं है कि कौन सा काम किस टाइम पर हुआ है। इसने ताजमहल देखा है, मैंने ताजमहल देखा, लेकिन ये तो नहीं पता कब देखा है, इसलिए आई हैव सीन द ताजमहल। फोर्थ रूल है हमारा, जिस वाक्य में येट लगाओ तो इस टेंस में नोट का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे येट का यूज हो वहाँ नोट का यूज होगा, फॉर एग्जाम्पल he has not come yet, he has not come yet। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको सेंटेंस समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।